अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है एसी जनरेटर्स। एसी से मुराद अल्टरनेटिंग करंट, एक ऐसा करंट जो अपनी डायरेक्शन चेंज करती रहती है। तो इस पूरे टॉपिक में हम यही पढ़ेंगे कि एसी जनरेटर्स को कैसे डिजाइन किया जाता है और उनकी वर्किंग कैसे होती है। सबसे पहले तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे होती है वो देख लेते हैं। The ability to produce an electromotive force by changing the magnetic field inside a coil is used to generate electricity. ये डेफिनेशन थोड़ी सी जानी पहचानी सी लग रही है, ठीक है, क्योंकि इसको हमने काफी टाइम पिछले हमारे चारों लेक्चर्स में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। सो एसी जनरेटर्स बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर काम करती हैं। इनका वर्किंग प्रिंसिपल ही यही है कि जब भी किसी मैग्नेटिक फील्ड के बीच में किसी कॉइल को रखा जाता है, ठीक है, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, जिसकी वजह से करंट वहां पे फ्लो करने लगता है उस सर्किट के अंदर। सो व्हाट इज इट जनरेटेड? It is a device which converts mechanical energy into electrical energy. ये डिवाइसेस होते हैं जो मैकेनिकल एनर्जी को क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके हमें देते हैं। आइए देखते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे की गई है। बच्चों, कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले परमानेंट मैग्नेट लिया जाता है जिसका फील्ड स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। उस फील्ड में एक आर्मेचर कॉइल को रखा जाता है। ये आर्मेचर कॉइल कॉपर से बनी हुई होती है। इसको रोटेट कराने के लिए इसके साथ हैंडल भी लगाए जाते हैं जिसे एक्सेल कहा जाता है। इन हैंडल्स को, ठीक है, आप एक्सेल भी कह सकते हो, आप हैंडल भी कह सकते हो, आपकी मर्जी। इनको हम स्लिप रिंग्स के साथ अटैच करते हैं, ठीक है। इनको इस तरह से अटैच करते हैं कि एक स्लिप रिंग के साथ एक हैंडल को अटैच किया जाता है और सेकंड को सेकंड स्लिप रिंग के साथ अटैच किया जाता है, और उन दोनों स्लिप रिंग्स के साथ कार्बन ब्रशेस को अटैच किया जाता है, और उन कार्बन ब्रशेस के साथ एक्सटर्नल लोड लगाया जाता है, और इस तरह से इस पूरे सर्किट को कंप्लीट किया जाता है। ये तो है इसकी कंस्ट्रक्शन। आइए देखते हैं कि इसकी वर्किंग क्या है। बच्चों, हमने अभी पढ़ा कि ये जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ठीक है, इनके बीच में जब हमने आर्मेचर को रखा है, इस आर्मेचर कॉइल को जब हम रोटेट करते हैं तो इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में चेंजिंग आ जाती है, ठीक है। इस चेंजिंग की वजह से इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। आर्मेचर कॉइल के अंदर, इस आर्मेचर कॉइल के अंदर आयरन कोर रखा जाता है, सॉफ्ट आयरन कोर। इसका काम बेसिकली ये होता है कि इसके सराउंडिंग में जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो क्या करता है, वो उनको अट्रैक्ट करता है और ज्यादा से ज्यादा इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकालने की कोशिश करता है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ हमने ये पढ़ा था कि जितना हम मैग्नेटिक फील्ड चेंज करते हैं, ठीक है, उतना ही क्या होता है, उसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। ये फैराडेज लॉ का सेकंड लॉ था, ठीक है, जिसमें कहा गया था कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है। सो इसलिए इस आर्मेचर कॉइल के अंदर सॉफ्ट आयरन कोर रखा जाता है ताकि इसमें से मैक्सिमम जो है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर सकें। आइए इसकी मैथमेटिकल फॉर्म देख लेते हैं। सपोज करते हैं कि स्टार्टिंग में हमने इसमें कोई रोटेशन नहीं कराई, स्टार्टिंग में हमने इस कॉइल को परपेंडिकुलर रखा है इस मैग्नेटिक फील्ड के, ठीक है। जब टाइम टी के बाद, थोड़े से टाइम टी के बाद, जब हम इस कॉइल को क्या करते हैं, इस कॉइल को जब हम रोटेट करते हैं किसी स्पेसिफिक एंगल से, तो इसमें क्या हो जाती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वेरिएशन आ जाती है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है बेसिकली। उस चेंजिंग की वजह से क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। तो ये जो एंगल यहाँ पे बनता है वो बेसिकली एंगल इस आर्मेचर कॉइल के एरिया वेक्टर और इस मैग्नेटिक फील्ड के बीच में बनता है, ठीक है। आपने हमेशा याद रखना है कि ये जो एंगल है ये हमेशा इस वेक्टर एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में बनेगा, ठीक है।
अब सपोज करते हैं कि ये जो हमारा कॉइल है ये किसी कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है। सबसे पहले ये देखें कि एंगुलर वेलोसिटी होती क्या है। सो वो चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम के बराबर होती है, ठीक है, जो कि इक्वल होता है ओमेगा इज इक्वल टू थीटा डिवाइडेड बाय टी। इसको रीअरेंज करके जब हम लिखते हैं तो ये बन जाता है हमारा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ मैग्नेटिक फ्लक्स में कितनी चेंजिंग आई हम वो देख लेते हैं। सो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो इक्वल होता है B डॉट A के, where B is a magnetic field and A is a vector area। और आपको पता है स्टूडेंट्स कि जब डॉट प्रोडक्ट आता है तो डॉट प्रोडक्ट को हटाने के बाद कोस थीटा लगता है वहां पे। ये थीटा उस वेक्टर एरिया और मैग्नेटिक फील्ड का के बीच में जो बन रहा है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि हमने यहाँ कैलकुलेट किया है। तो हम इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारी इक्वेशन जो है वो कुछ यूं बन जाएगी, फ्लक्स इज इक्वल टू BA cos ओमेगा T। अब इसमें हमने मैग्नेटिक फ्लक्स तो फाइंड आउट कर लिया। अब देखते हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा, ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा वो कितना इसमें इंड्यूस होगा। उससे पहले अगर हमारे पास कॉइल में यानी कि उस मैग्नेटिक फील्ड के बीच में हमने एक कॉइल को रखा था तो ये एक कॉइल के लिए ठीक है, ठीक है। अगर हमारे पास वहां नंबर ऑफ कॉइल्स होंगे तो तब मैग्नेटिक फ्लक्स किसके बराबर होगा। सो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स इक्वल होगा NBA cos ओमेगा T के, ठीक है। N जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ हमने पहले टॉपिक्स में भी डिस्कस किया है बच्चों, इंड्यूस्ड ईएमएफ किसके बराबर होता है, चेंज इन फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और ये नेगेटिव साइन जो है अकॉर्डिंग टू लेंज़ेस लॉ ये करंट के अपोजिंग बिहेवियर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब फ्लक्स की अगर हम वैल्यू यहाँ पे पुट कर दे तो ईएमएफ जो होगा वो इक्वल टू -d इंटू NBA cos ओमेगा T डिवाइडेड बाय dt बन जाएगा। अब हमें पता है कि नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, वेक्टर एरिया कांस्टेंट है, तो इन तीनों को जब हम बाहर निकालेंगे तो पीछे रह जाएगा हमारा cos ओमेगा T। बच्चों cos ओमेगा T जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और जब भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट किया जाता है, देन उसके बाद एंगल को डिफरेंशिएट किया जाता है। हम इसको डिफरेंशिएट इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि चेंजिंग जो है वो एंगल में ही आ रही है, ठीक है। सो cos ओमेगा T कोसाइन का जो डिफरेंशिएशन होता है वो नेगेटिव साइन के बराबर होता है, ठीक है। इसीलिए हमने नेगेटिव साइन ओमेगा T लिख लिया। फर्दर हम जब एंगल को डिफरेंशिएट करते हैं तो T और T dt dt 1 हो गया, सो ओमेगा यहाँ पे आ गया। इस इक्वेशन को मजीद मल्टीप्लाई करके हम देख लें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ईएमएफ जो होगा वो NBA ओमेगा साइन ओमेगा T के बराबर हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे इन चारों पे गौर करें तो नंबर ऑफ टर्न्स भी कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है, वेक्टर एरिया भी कांस्टेंट है और कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी भी है हमारे पास। तो इन चारों को मिला के हम इनकी जगह पे एक नया कांस्टेंट लिखते हैं। सपोज किया कि E नॉट जो है वो NBA ओमेगा के इक्वल है। सो जब इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे तो हमारा इक्वेशन कुछ इस तरह का बनेगा, EMF इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा T, ठीक है। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है, ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी ईएमएफ की वजह से हमारे पास क्या होगा, करंट फ्लो करेगा, ठीक है। इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। ग्राफ जो होगा वो विद रिस्पेक्ट टू थीटा एंड विद रिस्पेक्ट टू ईएमएफ बनेगा। वाई एक्सिस पे हमने ईएमएफ लिया है और थीटा जो है वो एक्स एक्सिस पे लिया है, ठीक है। सबसे पहले अगर आप जो है पीछे जाके देख लें तो स्टार्टिंग में हमने क्या किया था, स्टार्टिंग में हमने परपेंडिकुलर रखा था इस आर्मेचर कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के, ठीक है।
तो तब कोई चेंजिंग नहीं आ रही थी, फ्लक्स में कोई रोटेशन हमने नहीं किया था, यानी कि ओमेगा टी जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एंगल को। एंगल में कोई चेंजिंग नहीं आई थी तो वहां पे ईएमएफ भी जीरो था, ठीक है, जब एंगल हमारे पास जीरो था। जब हमने उसको क्या कर लिया, चेंज कर लिया 90 के एंगल पे, जब हमने उसको रोटेट कर लिया तो क्या हो गया, उस रोटेशन की वजह से मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसमें से क्रॉस कर गई। यानी कि जब मैग्नेटिक फील्ड और आर्मेचर कॉइल पैरेलल होंगे एक दूसरे के तो मैक्सिमम फील्ड लाइन जो है वो क्रॉस करेंगी और ईएमएफ भी कितना मिलेगा, हमें मैक्सिमम मिलेगा। उसी तरीके से जब मजीद हम 90 के एंगल पे उसको रोटेट करेंगे तो मिनिमम ईएमएफ इंड्यूस होगा, एंड देन मजीद 90 पे करेंगे यानी 270 रोटेशन उसकी कराएंगे तो फिर मैक्सिमम हमें मिलेगा एंड फिर हमें मिनिमम मिलेगा। इस तरह से इसका ग्राफ बनेगा हमारे पास, ठीक है। ग्राफिकल बिहेवियर ईएमएफ और एंगल के बीच में कुछ इस तरह से होगा। सो करंट और टाइम का ग्राफ भी बच्चों इसी तरह का ही बनता है, सेम शेप का, ठीक है। उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड वेरी करता है, ठीक है। वो जो मैग्नीट्यूड है वो हमने जो सर्किट में लोड लगाया था, एक्सटर्नल लोड, उसके रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये था बच्चों आज का हमारा आर्टिकल, और इसके साथ इसकी एप्लीकेशन हम देखें तो आज जो हम जनरेटर से लाइट यूज कर रहे हैं अपनी घरों में, ठीक है, वो बेसिकली एसी ही है, अल्टरनेटिंग करंट ही है, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।